जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम रीजनल प्लानिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और रीजनल प्लानिंग से ध्यान रखना, लगभग आजकल 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है रीजनल प्लानिंग, 6-7 क्वेश्चनों का पोर्शन रखता है ये। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक नियोजन का ऐतिहासिक विकास। जो रीजनल प्लानिंग है उसका हम ऐतिहासिक विकास पढ़ेंगे कि रीजनल प्लानिंग का विकास कैसे हुआ था, रीजनल प्लानिंग किस तरीके से डेवलप हुई थी, इसके ऊपर हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक आधारशिला। तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि जो प्रादेशिक नियोजन है इसकी वैचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? 1928 में बेंटन मैकाय के द्वारा रखी गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक आधारशिला 1928 में बेंटन मैकॉय के द्वारा रखी गई थी। बेंटन मैकॉय के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था नया अन्वेषण, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक आधारशिला 1928 में बेंटन मैकॉय के द्वारा रखी गई थी और बेंटन मैकॉय के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है नया अन्वेषण, ठीक है। तो नया अन्वेषण बुक किसकी है? बेंटन मैकॉय की है। इसके अलावा इनकी एक किताब और है बेंटन मैकॉय की जिसका नाम है प्रादेशिक नियोजन दर्शन शास्त्र। तो प्रादेशिक नियोजन दर्शन शास्त्र या नया अन्वेषण ये बेंटन मैकॉय की किताब का नाम है। हॉस मिल्टन ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हॉस मिल्टन ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो हॉस मिल्टन ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में, किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की टोटल 5 अवस्थाएं बताई थी। प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की कुल 5 अवस्थाएं बताई थी। अब हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अवस्था जिसको हम प्रादेशिक संसाधन अनुस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन 20वीं सदी के चौथे 5वें दशक का समय था ये, ठीक है ना। तो आप इसको मत याद करो चाहे, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली है और यहाँ से जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। कि ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। बाकी आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, यदि आप डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इनको याद कर सकते हो, ठीक है। और भी ज़्यादा नहीं तो ये पाँचों की पाँचों तो आप याद कर ही लो कि जो हस मिल्टन है संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट के संबंध में जो 5 अवस्थाएं बताई थी वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? उसमें एक तो थी नगर महानगरीय उपागम, ठीक है, नगर महानगरीय उपागम। दूसरी थी प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का स्कूल। दूसरी कौन सी थी? प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का स्कूल। इसके बाद तीसरी थी मेरे प्यारे साथियों कौन सी? प्रादेशिक विज्ञान उपागम, प्रादेशिक विज्ञान उपागम। और चौथी थी मेरे प्यारे साथियों सांस्कृतिक प्रादेशिकता अनुस्थापन। और इसके अलावा पांचवी थी मेरे प्यारे साथियों कौन सी? प्राकृतिक संसाधन अनुस्थापन, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों अवस्थाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, कैसे क्या क्वेश्चन बनेगा? टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका से संबंधित है, पोल्डर निर्माण नीदरलैंड से संबंधित है, जेजरील निर्माण इजराइल से संबंधित है और दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत से संबंधित है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट लिख दिया, ठीक है ना। मिलान का क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट लिख देगा और यहाँ पर लिस्ट सेकेंड लिख देगा। टेनेसी नदी घाटी परियोजना, पोल्डर निर्माण, जैजरील निर्माण और दामोदर घाटी, इस तरीके से चारों ऑप्शन सेट कर देगा और इनको आपस में सामने अमेरिका, नीदरलैंड, इजराइल और भारत लिख देगा और इनको आपस में कुछ इस तरीके से वो मिलान करवा लेगा, ठीक है। तो ये नदी घाटी परियोजना कौन कौन से देशों से संबंधित है ये आपको पता होनी चाहिए। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना था, ठीक है ना। ये जितनी भी जो परियोजनाएं बनी थी इन समस्त परियोजनाओं का सबसे मेन उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग और विकास करना, ठीक है ना। ये जितनी भी परियोजनाएं बनी थी इन समस्त परियोजनाओं का सबसे मेन उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त तरीके से उपयोग करना और इनका विकास करना,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका की है, पोल्डर जो नीदरलैंड की है, जजरेल जो कि इजराइल की है, दामोदर जो कि भारत की है, इन सभी परियोजनाओं का सबसे मेन उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना। अब हम बात करते हैं टेनेसी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अति पिछड़े क्षेत्रों का विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना था। जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना का सबसे मेन उद्देश्य था जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र है उसका विकास करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयुक्त तरीके से उपयोग करना और उनका विकास करना। ठीक है। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना का सबसे मेन उद्देश्य दो थे। पहला था अति पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और दूसरा था प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे लाडलो, टेनेसी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था अति पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग व विकास करना। ठीक है। अब देखो सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। तो सांस्कृतिक प्रादेशिक, जो सांस्कृतिक प्रादेशिकता है, सांस्कृतिक प्रादेशिकता के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उसमें नाम दो कैंडिडेटों का शामिल है। पहला कैंडिडेट है बेंस, ठीक है, और दूसरा है ओडेम। ठीक है। ओडेम और बेंस ये अमेरिका के क्या थे, समाजशास्त्री थे। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, ओडेम और बेंस किसके लिए प्रसिद्ध थे, सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रादेशिक विज्ञान उपागम के अंदर। देखो सबसे पहले आप ऐसे करना इसमें जो, देखो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप क्या करना, आपको सबसे पहले क्या करना है कि हॉस मिल्टन ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। पांचों की पांचों अवस्थाओं को लिख लो क्योंकि आपको पांचों अवस्थाओं के नाम याद करना है। उसके बाद में आपको ये वाला पोर्शन याद करना है। ठीक है। ये जो नदी घाट, ये जितनी भी परियोजनाएं बनी थी इनका उद्देश्य क्या था, टेनेसी नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या था, ये आपको याद करना है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ओडेम और बेंस महोदय के बारे में याद करना है जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री थे, सांस्कृतिक प्रादेशिकता के प्रमुख प्रतिपादक रूप में जाने जाते थे। उसके बाद में आपको याद करना है डायरेक्टली वॉल्टर इजार्ड को प्रादेशिक विज्ञान विचारधारा वाले स्कूल का प्रमुख प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है। जो वॉल्टर इजार्ड महोदय हैं, वॉल्टर इजार्ड महोदय को प्रादेशिक विज्ञान विचारधारा वाले स्कूल का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। तो वॉल्टर इजार्ड को प्रादेशिक विज्ञान विचारधारा वाले स्कूल का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। इजार्ड के अनुसार प्रदेश एक गतिमान जैव तंत्र है। ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट याद रखना। इजार्ड महोदय के अनुसार जो प्रदेश है वो क्या है, एक गतिमान जीव तंत्र है। ठीक है। इजार्ड महोदय ने कहा था कि प्रदेश एक गतिमान जीव तंत्र है। ठीक है। ये वाली लाइन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि प्रादेशिक विज्ञान उपागम के द्वारा ही समाज के विविध संगठनात्मक एवं संस्थागत प्रारूपों को समुचित ढंग से समाविष्ट करना संभव है। प्रादेशिक विज्ञान उपागम के द्वारा ही समाज के विभिन्न संगठनात्मक एवं संस्थागत प्रारूपों को समुचित ढंग से समाविष्ट करना संभव हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का विकास हुआ था। ठीक है। तो प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का जो स्कूल है, ठीक है ना, प्रादेशिक आर्थिक प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का जो स्कूल था, इसका विकास कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हुआ था। यह उपागम विकासशील देशों और विकसित देशों के लिए सार्थक सिद्ध होता है। ठीक है ना। ये वाला जो उपागम था, प्रादेशिक आर्थिक विकास विचारधारा का जो स्कूल था, इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था और यह उपागम विकासशील देशों और विकसित देशों के लिए सार्थक सिद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद नगर महानगरीय उपागम। देखो प्यारे साथियों, नगर महानगरीय उपागम है ना, ये जो नगर महानगरीय उपागम है इसका विकास 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में अमेरिका और यूरोप में हुआ था। ठीक है। नगर महानगरीय उपागम का विकास सबसे पहले 20वीं शताब्दी में 7वें दशक में अमेरिका और यूरोप में हुआ था।
तो आपको याद रखना है कि नगर महानगरीय उपागम का विकास 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में अमेरिका और यूरोप में हुआ था। महानगरीयकरण के कारण ही नगरीय समस्याएं प्रादेशिक नियोजन का मुख्य केंद्र बिंदु बनी है। महानगरीकरण के कारण ही नगरीय समस्याएं प्रादेशिक नियोजन का मुख्य केंद्र बनी है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना कि नगरीय समस्याएं प्रादेशिक नियोजन का मुख्य केंद्र बिंदु किसकी वजह से बनी है, तो वो है महानगरीयकरण के कारण। महानगरीयकरण का मतलब होता है लोगों का महानगरों की ओर रुझान हो गया, लोग महानगरों की ओर जाना पसंद करने लग गए। प्रादेशिक समस्याएं एवं मददों की नगर नगरीय प्रकृति की ओर जॉन फ्रीडमैन ने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, जो प्रादेशिक समस्याओं और मदद है, ठीक है, प्रादेशिक समस्याओं एवं मददों की नगर नगरीय प्रकृति की ओर जॉन फ्रीडमैन ने सबसे पहले अपना ध्यान आकर्षित किया था। तो प्रादेशिक समस्या एवं मददों कि नगर नगरीय प्रकृति की ओर सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया था? जॉन फ्रीडमैन ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है गिलिक्सन। गिलिक्सन महोदय की सबसे मेन बात यह है कि गिलिक्सन के अनुसार प्रदेश अपने आप में जैवीय दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, गिलिक्सन महोदय का मानना था कि प्रदेश है जो अपने आप में जैवीय दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र होता है। गिलिक्सन का मानना था कि प्रदेश अपने आप में जैवीय दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, केवल आप इतनी बात ध्यान रख लो। उसके बाद चांदविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का विकास। चांदविक महोदय ने सिस्टम व्यूज ऑफ प्लानिंग नाम से एक किताब लिखी थी। ठीक है, चांदविक महोदय ने सिस्टम्स व्यूज ऑफ प्लानिंग नाम से किताब लिखी और इन्होंने प्रादेशिक नियोजन को एक भूत तकनीकी की संज्ञा दी थी। ठीक है ना, तो चांदविक के अनुसार चांदविक महोदय ने एक सिस्टम व्यूज ऑफ प्लानिंग नाम से किताब लिखी और इन्होंने प्रादेशिक नियोजन को भूत तकनीकी जियो टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि चांदविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन का विकास, चांदविक ने सिस्टम्स व्यूज ऑफ प्लानिंग नाम से किताब लिखी थी। ठीक है ना, चांदविक ने सिस्टम्स व्यूज ऑफ प्लानिंग नाम से किताब लिखी और इन्होंने प्रादेशिक नियोजन को एक भू तकनीकी या जियो टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी थी। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है गिलिक्सन महोदय के बारे में कि गिलिक्सन महोदय ने बताया था कि प्रदेश अपने आप में जीवीय दृष्टि से एक संपूर्ण क्षेत्र होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये वाली जो लाइनें हैं वो आपको याद रखनी है, ये वाली लाइन याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा प्रादेशिक समस्याओं एवं मददों की नगर नगरीय प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किसने किया था? सबसे पहले जॉन फ्रीडमैन ने किया था। तो आपको केवल ये इतनी बातें याद करनी है जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें केवल कोशिश करना है ऐसी चीज़ों को पढ़ने की जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन के बारे में। रीजनल प्लानिंग इन डेवलप्ड वर्ल्ड। अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ सन 1922 में एक प्रादेशिक नियोजन संघ नामक निजी संस्था की स्थापना से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ सन 1922 में एक प्रादेशिक नियोजन संघ रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक निजी संस्थान की स्थापना के साथ हुआ था। तो पहली बात कि प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ। कब हुआ? 1922 में हुआ। ठीक है, एक रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक निजी संस्था के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ था। इस संस्था का उद्देश्य है न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। ठीक है ना, जो ये संस्था है कौन सी? ठीक है, अब ये जो संस्था है रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नाम से जो ये संस्था है,
इस संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। जो रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक जो ये संस्था है, इस संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य है न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। उसके बाद में अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना 1927 में न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, तो अमेरिका में सबसे पहले प्रादेशिक परियोजना कब तैयार हुई? 1927 में तैयार हुई थी और वो न्यूयॉर्क के लिए तैयार हुई थी। तो ध्यान से रखना प्यारे साथियों कि अमेरिका में सबसे पहले प्रादेशिक परियोजना 1927 में न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी। ठीक है ना, अमेरिका में सबसे पहले प्रादेशिक नियोजन की जो परिकल्पना है वो 1927 में न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी। जर्मनी में 1920 में सर्वप्रथम शहर प्रदेश के नियोजन विकास हेतु SVR नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जर्मनी से क्या संबंधित है? जो SVR नामक जो संस्था है वो जर्मनी के प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। ठीक है, तो SVR नामक जो एक संस्था है वो जर्मनी के प्रादेशिक विकास या प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। ब्रिटेन में डॉनकास्टर प्रादेशिक परियोजना का शुभारंभ 1922 में हुआ था। ठीक है, तो जो ब्रिटेन का प्रादेशिक विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? डॉनकास्टर प्रादेशिक परियोजना के द्वारा 1922 में प्रारंभ किया गया था। दक्षिणी इटली के आर्थिक उत्थान हेतु विकास कोष की स्थापना 1950 में कर दी गई थी, जिसे इटली भाषा में द कैसा पर इल मिजीरोनो की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, तो अब आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा मैं ये बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है कि प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ कब हुआ? 1922 में। कहाँ से? अमेरिका से हुआ। ठीक है, कौन सी निजी संस्था के द्वारा हुआ था? रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन नामक एक प्राइवेट या निजी संस्था थी जिसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इस संस्था का जो रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन संस्था है इसका उद्देश्य क्या था? कि न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को विश्लेषित किया जाए। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके याद करना है। देखो, सबसे पहले प्रादेशिक परियोजना 1927 में न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी अमेरिका में। तो अमेरिका में जो सबसे पहले प्रादेशिक परियोजना थी, ध्यान रखना, अमेरिका में सबसे पहले प्रादेशिक परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1927 में हुई। कहाँ के लिए हुई? न्यूयॉर्क के लिए हुई। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है केवल इतना कि जर्मनी का प्रादेशिक विकास शुरू हुआ था 1920 से SVR नामक एक निजी संस्था के द्वारा। तो जर्मनी के प्रादेशिक विकास की शुरुआत 1920 से SVR नामक एक निजी संस्था के द्वारा शुभारंभ हुआ था। ऐसे ही आपको याद करना है कि ब्रिटेन में प्रादेशिक परियोजना का शुभारंभ 1922 में हुआ था डॉनकास्टर प्रादेशिक परियोजना नामक संस्था के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटेन में प्रादेशिक विकास का या प्रादेशिक परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 1922 में। कौन सी निजी संस्था या कौन सी संस्था के द्वारा? डॉनकास्टर प्रादेशिक परियोजना के द्वारा। दक्षिणी इटली के आर्थिक उत्थान हेतु विकास कोष की स्थापना की गई थी। तो दक्षिणी इटली के आर्थिक उत्थान के लिए विकास कोष की स्थापना की गई थी कब? 1950 में। और इस विकास कोष को इटली भाषा में क्या कहते हैं? द कैसा पर इट मिजीरोनो कहते हैं। ठीक है ना, तो ये शब्द भी आप थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं जर्मनी में 1920 में SVR की स्थापना की गई। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों विशेषकर 1920 में हुआ था। तो विकसित देशों के अंदर जो प्रादेशिक नियोजन है उसका शुभारंभ 1920 से हुआ था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है ना, तो विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन का जो विषय उसका शुभारंभ कब हुआ था? या क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ 1920 में हुआ था, जो कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय दौरान आता है। अधिकांश विकासशील देश
वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को प्रादेशिक नियोजन का सर्वश्रेष्ठ साधन मानकर कार्यक्रम बना रही हैं। ठीक है, तो विकासशील देशों के अंदर, ठीक है, अधिकांश विकासशील देश वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को प्रादेशिक नियोजन का सबसे बेस्ट साधन मानकर कार्यक्रम चला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद करनी है। पहला, विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ कब हुआ था? 1920 से हुआ था। अधिकांश विकासशील देश प्रादेशिक नियोजन का सबसे बेस्ट साधन किसको मानते हैं? वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को। ठीक है, अधिकांश विकासशील देश प्रादेशिक नियोजन का सबसे अच्छा साधन किसको मानते हैं? वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को। यह बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। विकासशील देशों में भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां प्रादेशिक परियोजनाओं को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। विकासशील देशों में केवल भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जहां पर प्रादेशिक परियोजना को सफलता मिली हुई है। बाकी समस्त विकासशील देशों में क्या हुआ है? प्रादेशिक परियोजनाओं को किसी तरीके की कोई सफलता नहीं मिल पाई। प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो देखो, प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है मेरे प्यारे साथियों, नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। दूसरा आता है स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। और तीसरा आता है नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजना बनाना। ठीक है, तो इन तीनों को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में प्रादेशिक के बारे में। ठीक है, अब भारत में प्रादेशिक को पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता के केवल 4 वर्ष बाद ही देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। तो देश में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में लागू हुई थी। यह सन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में लागू हुई थी। ठीक है प्यारे साथियों, कि देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। भारत में प्रादेशिक नियोजन को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो भारत में प्रादेशिक नियोजन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित तीन प्रमुख सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। स्वतंत्रता के केवल 4 साल बाद ही देश में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1951 में। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में लागू हुई। भारत में प्रादेशिक नियोजन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यहाँ से कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे साथियों, कि भारत में प्रादेशिक नियोजन को संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की गई। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप ठीक कहाँ से करोगे? आप तो उसी को सही मान लोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत में प्रादेशिक नियोजन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित तीन प्रमुख सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जिनका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है मेरे प्यारे साथियों, भारत में सभी नागरिकों को अपने भरण पोषण हेतु उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। ठीक है ना, भारत के सभी नागरिकों को अपने भरण पोषण के लिए उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। देश के भौतिक संसाधनों पर समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि समाज के प्रत्येक अंग का सामान्य जीवन अधिकाधिक सुखमय हो। देश के भौतिक संसाधनों पर समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि समाज के प्रत्येक अंग का सामान्य जीवन अधिकाधिक सुखमय हो। आर्थिक तंत्र का प्रचलन इस प्रकार हो कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो जाए। तो ये तीनों की तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।
देश की पहली पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित 4 उद्देश्यों की प्राप्ति को लक्ष्य रखा गया था। जो देश की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके टोटल 4 सबसे मेन उद्देश्य थे, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके 4 सबसे बड़े उद्देश्य थे, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना और सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा था आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर औद्योगिकरण प्रक्रिया में तीव्रता लाना। और तीसरा था अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना। और चौथा था सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि देश की पहली पंचवर्षीय योजना के कौन से 4 मुख्य उद्देश्य थे जिनकी प्राप्ति को या जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा है आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर औद्योगिकरण प्रक्रिया में तीव्रता लाना। तीसरा है अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना। और चौथा है सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। उसके बाद देखो प्यारे साथियों, भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य, पहला, देश में आर्थिक सामाजिक विकास की गति में तीव्रता लाई जाए। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी को कम किया जाए। तीसरा, सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। तो भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के सबसे बड़े 3 उद्देश्य, पहला, देश में आर्थिक सामाजिक विकास की गति में तीव्रता लाई जाए। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी को हटाया जाए, घटाया जाए। और तीसरा है सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। चौथा आ जाता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। और पांचवा आ जाता है एक सभी के लिए उचित प्रकार के राज्य की स्थापना की जाए। तो ये पांचों के पांचों उद्देश्य आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के 5 उद्देश्य कौन कौन से थे। पांचों के पांचों उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। 1950 में योजना आयोग की स्थापना एक योजना सलाहकार तथा योजना कार्यान्वयन संस्था के रूप में हुई थी। जब 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी तो एक योजना सलाहकार और योजना कार्यान्वयन संस्था के रूप में हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का कार्यभार संभालने का काम कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। ठीक है ना, तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का कार्यभार संभालने का काम कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो भारतीय योजना आयोग के जो काम है इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय योजना आयोग के कुछ काम है जिसमें सबसे पहला होता है पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाओं को तैयार करना। ठीक है ना, इनको आपको रटना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भारतीय योजना आयोग के कार्य क्या क्या है। पहला काम है पंचवर्षीय एक वर्षीय योजना को तैयार करना। दूसरा है राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों की देखरेख करना। तीसरा है विभिन्न परियोजनाओं की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करना। चौथा है विभिन्न परियोजनाओं की सामयिक समीक्षा तथा परीक्षण करना। पांचवा है विभिन्न परियोजनाओं में जनसाधारण की सहयोगिता को प्रोत्साहित करना। और छठा है राज्यों की पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय योजना आयोग के काम क्या क्या है। पहला है पंचवर्षीय एक वर्षीय योजना तैयार करना। पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, एक वर्षीय योजना 1 साल की होती है। राष्ट्रीय नियोजन के कार्य की देखरेख करना। विभिन्न परियोजनाओं की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करना। विभिन्न परियोजनाओं की सामयिक समीक्षा तथा परीक्षण करना। विभिन्न परियोजनाओं में जनसाधारण की सहयोगिता को प्रोत्साहित करना। और छठा है राज्यों की पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा मिली। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन व्यवस्था को विकेंद्रीकरण करके इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना, प्रादेशिक नियोजन से संबंधित कौन से संशोधन हुए थे भारतीय संविधान में, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है और जो 74वां संविधान संशोधन है वो प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा देने का काम करता है।
ठीक है ना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान का 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा देता है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रादेशिक नियोजन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करके इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है। ठीक है। जो ये 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था जो प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा देने का काम करता है। तो भारतीय संविधान का 73वां 74वां संविधान संशोधन ऐसा है जो प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया को एक नई दिशा देता है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य था प्रादेशिक नियोजन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करके इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है। जो 73वां 74वां संविधान संशोधन था जिसमें प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा दी गई थी, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि प्रादेशिक नियोजन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करके इसे गांव के स्तर पर पहुंचाना, इसे गांव के हर एक कैंडिडेट तक पहुंचाने का काम करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं जियो टेक्निकल के बारे में। जियो टेक्निकल के बारे में हम पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास में, जो कि कल सुबह जल्दी आने वाली है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।